और चलिए सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के बर्धमान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बर्धमान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वोट जिहाद की बात खतरनाक है। वो कहते हैं कि मोदी के खिलाफ जिहाद करो। वोट जिहाद पर विपक्ष चुप क्यों है? जिहादी वोटों के लिए वो संविधान बदलना चाहते हैं। जितनी गालियां दोगी उससे ज्यादा सेवा करूंगा। मैं मेहनत के लिए पैदा हुआ हूँ। जय श्री राम से उन्हें बुखार आ जाता है। विपक्ष को राम मंदिर निर्माण से आपत्ति है। बंगाल में हिंदू प्रताड़ित हो रही हैं। टीएमसी विधायक खुलेआम उनको धमकी दे रहे हैं। टीएमसी को रामनवमी, दुर्गाष्टमी, शोभा यात्राओं से आपत्ति है। विकसित भारत के लिए दिन रात एक कर रहा हूं। विकसित भारत में लोगों की आय बढ़ेगी। सभी लोगों को गरीबी से बाहर निकालूंगा। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितनी गालियां दोगे उससे ज्यादा सेवा करूंगा। मैं मेहनत के लिए पैदा हुआ हूं। साथ ही विपक्ष पर इसको लेकर भी निशाना साधा कि जय श्री राम से उन्हें बुखार आ जाता है। विपक्ष को राम मंदिर निर्माण से भी आपत्ति है। बंगाल की जब वो बात कर रहे तो कह रहे थे कि बंगाल में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की जा रही है। टीएमसी विधायक खुलेआम उनको धमकी दे रही हैं। टीएमसी को रामनवमी, दुर्गाष्टमी और जो ये तमाम त्योहार हैं उन शोभा यात्राओं से आपत्ति है। विकसित भारत के लिए दिन रात एक कर रहा हूं और विकसित भारत में लोगों की जो आय है वो बढ़ेगी। सभी लोगों को गरीबी से बाहर निकालूंगा और 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे रायबरेली से। चुनावी मैदान में राहुल गांधी और रायबरेली से राहुल गांधी ने भरा है नामांकन। और देखिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन में मौजूद रहे। रायबरेली सीट से पहली बार चुनावी मैदान में है राहुल गांधी। परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है रायबरेली। इस सीट से 17 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी यहाँ से सांसद रह चुकी है। 2004 से अभी तक सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी। अब कांग्रेस ने राहुल गांधी को यहां से उतारा है। और देखिए, रायबरेली से प्रत्याशी की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो वो है दिनेश प्रताप और राहुल गांधी का मुकाबला यानी कि दिनेश प्रताप के सामने होगा। रायबरेली में 20 मई को मतदान होगा और कांग्रेस का बड़ा दाव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पहले अमेठी से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। और अगर सीट की बात करें तो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है रायबरेली। इस सीट से 17 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी यहां से सांसद रह चुकी है। 2004 से अभी तक सोनिया गांधी यहां से सांसद थी और अब कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के प्लान बी में प्रियंका गांधी। फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रियंका को एक सीट पर सीमित नहीं रखना चाहती। दरअसल प्रियंका के लिए कांग्रेस बना रही है अलग से एक प्लान। सूत्रों के अनुसार भविष्य में उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। प्रियंका को राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में दोनों सीट जीतने पर रायबरेली सीट छोड़ सकती हैं राहुल गांधी। इसके बाद प्रियंका गांधी को रायबरेली से लड़ाया जा सकता है उपचुनाव। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इशारों में इसके संकेत दिए। कहा, प्रियंका तो कोई भी उपचुनाव लड़कर सदन पहुंच जाएगी। शतरंज की कुछ चालें बाकी है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यानी कि कांग्रेस प्लान बी पर भी फिलहाल फोकस कर रही है। प्रियंका गांधी को लेकर ये प्लान बी बनाया जा रहा है। अगर इस प्लान बी की बात करें तो देखिए, फिलहाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रियंका को एक सीट पर सीमित नहीं रखना चाहती है। दरअसल प्रियंका के लिए कांग्रेस के पास अलग से एक प्लान है। सूत्रों के मुताबिक भविष्य में उपचुनाव लड़ाया जा सकता है प्रियंका गांधी को। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में दोनों सीट अगर वो जीत जाते हैं तो रायबरेली सीट वो छोड़ देंगे। उसके बाद प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है, यानी कि उपचुनाव यहां पर कराया जा सकता है। तो ये है कांग्रेस का प्लान बी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में फिर से तल्खी। टीएमसी ने बहरामपुर से उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा है। अधीर रंजन को भाजपा की बी टीम का सदस्य तक बता दिया गया। इन दिनों अधीर रंजन चौधरी का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर बंगाल में टीएमसी के बजाय भाजपा को वोट देना बेहतर है। इस पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रही हैं कि भाजपा को वोट दे। इसके बारे में सोचे, न तो कोई विचारधारा है और न ही कोई आदर्श। उनके जैसे कुछ स्वार्थी लोगों ने देश को बेच दिया है, यानी कि जो तल्खियां हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और आपको जानकारी दे कि वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। और इस वीडियो की अगर बात की जाए तो देखिए, टीएमसी ने
बहरामपुर से अपना उम्मीदवार जो है अधीर रंजन चौधरी को बनाया है और उस पर निशाना जो है यहाँ पे साधते हुए नजर आए। और चलिए पुनः नजर डालते हैं न्यूज ब्लास्ट पर और बात करते हैं ईआरसीपी को लेकर, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईआरसीपी योजना में हुई जमीनों की नीलामी निरस्त। देखिए, बीकानेर और अलवर में नीलामी को निरस्त किया गया है। इन दोनों नीलामियों को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नीलामी में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत भी की थी। विवादों के बाद जल संसाधन विभाग ने नीलामी निरस्त करने का यह फैसला लिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है ईआरसीपी योजना से जुड़ी हुई। आपको जानकारी दे दें कि ईआरसीपी योजना में जमीनों की नीलामी हुई निरस्त। बीकानेर और अलवर में हुई नीलामी को निरस्त कर दिया गया है। इन दोनों नीलामियों को लेकर लंबा विवाद भी देखने को मिला था। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नीलामी में गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत की थी और उनसे इसको लेकर शिकायत भी की थी। विवादों के बाद जल संसाधन विभाग ने नीलामी निरस्त करने का फिलहाल फैसला लिया है। इंडियन एक्सप्रेस में एस जयशंकर का लेख, द विश्व बंधु अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने की और बढ़ते कदम। दूरगामी लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्थिर सरकार जरूरी। अग्रणी ताकत के रूप में उभरने के लिए बनानी होगी राष्ट्रीय ताकत। मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार से बनेगा रास्ता, ये प्रौद्योगिकी का आधार है। अतीत की कमियां भूलकर अब लंबी छलांग लगाने की जरूरत है। खासतौर से उभरती प्रौद्योगिकियों के मामले में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुविधा से संभव है। इस समय दुनिया में ध्रुवीकरण का माहौल है, संदिग्ध परिस्थितियां हैं। ऐसे में असरदार कूटनीति से ही खोले जा सकते हैं बंद दरवाजे। बड़ी जानकारी आपको दे दें और इसके माध्यम से क्या मैसेज दिया गया है वो भी जरा आप जान लीजिए। तो देखिए, विश्व बंधु ये लेख है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में एस जयशंकर का ये लेख आया है। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने की और बढ़ते कदम। दूरगामी लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्थिर सरकार की जरूरत है। अग्रणी ताकत के रूप में उभरने के लिए बनानी होगी राष्ट्रीय ताकत। मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार से एक रास्ता बनेगा, ये प्रौद्योगिकी का भी आधार है। अतीत की कमियां भूलकर अब लंबी छलांग लगाने की जरूरत है। खासतौर से उभरती प्रौद्योगिकियों के मामले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुविधाओं से ही संभव है। इस समय दुनिया में ध्रुवीकरण का माहौल है, संदिग्ध परिस्थितियां हैं। ऐसे में असरदार कूटनीति से ही खोले जा सकते हैं बंद दरवाजे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मकर जाल में उलझी जांच रिपोर्ट। आपको जानकारी दे दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मकर जाल में ये जांच रिपोर्ट उलझी हुई नजर आ रही है। एसएमएस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण और राज्य स्तरीय कमेटी की अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। आरएमसी रजिस्ट्रार प्राधिकृत अधिकारी और आपको बता दें कि एनओटीपी नोडल अधिकारी, चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ विधि परामर्शी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव को कमेटी में शामिल किया गया। लेकिन करीब 1 महीने गुजरने के बावजूद कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट मकर जाल के अंदर फंस गई। आपको पूरा मामला भी समझा देते हैं। तो देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मकर जाल में रिपोर्ट जो है वो उलझी हुई नजर आ रही है। एसएमएस हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी का पूरा मामला है। राज्य स्तरीय कमेटी की अभी तक इसको लेकर जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान की अध्यक्षता में एक टीम को गठित किया गया था। आरएमसी रजिस्ट्रार प्राधिकृत अधिकारी, इसके अलावा एनओटीपी नोडल अधिकारी, चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ विधि परामर्शी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव को कमेटी में शामिल किया गया था। लेकिन 1 महीना गुजर चुका है और 1 महीने के गुजरने के बावजूद भी कमेटी की तरफ से अभी तक रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया। जोधपुर से जयपुर जाने वाली ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी। जयपुर तक के लिए जोधपुर का रेलवे ट्रैक अब हो गया है डबलिंग। क्रॉसिंग के वक्त दूसरी ट्रेन को गुजरने का नहीं करना पड़ेगा अब इंतजार। और देखिए, रेलवे ने 250 किलोमीटर ट्रैक के लिए खर्च किए हैं 1800 करोड़ रुपए। जयपुर से जोधपुर के बीच भी इसी माह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके चलते वंदे भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों सहित अन्य रेलगाड़ियों के इस रूट पर चलने की संभावनाएं बढ़ेगी। यानी कि जो ये समय है वो अब कम लगेगा। आपको बता दें कि जोधपुर से जयपुर जाने वाली ट्रेनों की स्पीड भी यहाँ पे बढ़ेगी और जयपुर तक के लिए जोधपुर का जो रेलवे ट्रैक है वो डबलिंग क्रॉसिंग के वक्त
दूसरी ट्रेन को जो इंतजार करना पड़ता था वो इंतजार अब नहीं करना होगा। और रेलवे ने 250 किलोमीटर ट्रैक के लिए अभी तक 1800 करोड़ खर्च की है। जयपुर से जोधपुर के बीच इसी माह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके चलते वंदे भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों सहित जो अन्य रेलगाड़ियां हैं उनके रूट पर भी चलने की संभावना यहां पर बढ़ी है। अल्मोड़ा में सेब की 37 प्रजातियों को पुनर्जीवन मिला है। इससे पुराने स्वरूप में लौटने लगा चौबटिया सेब बागान। पहले चरण में इन 37 प्रजातियों की 185 पौधे तैयार हुए। इनमें भारत के साथ ही अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और फ्रांस की प्रजातियां भी शामिल हैं। अब इस बागान में संरक्षित हो चुकी सेब की 127 प्रजातियां हैं। इनमें देखिए 1869 में हुई थी 265 एकड़ में चौबटिया सेब बागान की स्थापना। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देते हैं क्योंकि इनको संरक्षित कर लिया गया है। इसके अंदर भारत का भी नाम है, अमेरिका का भी नाम है, इसके अलावा इटली का भी नाम है। अल्मोड़ा में जो ये सेब की 37 प्रजातियां हैं इनको पुनर्जीवन मिला है। इससे पुराने स्वरूप में लौटने लगा है चौबटिया सेब बागान। पहले चरण में इन 37 प्रजातियों के 185 पौधों को तैयार किया गया। इसके अंदर भारत, अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और फ्रांस की प्रजातियां शामिल हैं। अब इस बागान में संरक्षित हो चुकी सेब की 127 प्रजातियां 1869 में 265 एकड़ में चौबटिया सेब बागान की स्थापना हुई थी। प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों के लिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सर्वे के बाद तैयार रिपोर्ट पर काम शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में पहले चरण का काम शुरू होगा। पहले चरण में 2 प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार होगी। जाखम, माही और बजाज रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इसके अलावा माही सोम जवाई सीवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है और इसके अलावा प्रोजेक्ट की डीपीआर वेब कॉस्ट तैयार करेगी। WRD का दावा 3 महीने में ये डीपीआर तैयार हो जाएगी। दोनों प्रोजेक्ट्स पे करीब 16,000 करोड़ का खर्च का भी आकलन है।